हेलो गाइस, माय नेम इज सौरभ शर्मा। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर, यानी कि हम लोग कॉन्वेक्स मिरर की इमेज फॉर्मेशन समझेंगे। ए है, क्या कह रहा है कि व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इन्फिनिटी, मान लेते हैं कॉन्वेक्स मिरर है और इसमें जो है जो ऑब्जेक्ट प्लेस्ड है, जो रखा हुआ है वो कहीं इन्फिनिटी पे रखा हुआ है। कहाँ पे रखा हुआ है? कहीं इन्फिनिटी पे रखा हुआ है। तो उस इन्फिनिटी पे रखे हुए ऑब्जेक्ट की इमेज कहाँ बनती है? कॉन्वेक्स मिरर में। ठीक है, तो समझेंगे। मान लीजिए ये रे आ रही लाइट की और जब इससे टकराती है तो ये क्या होता है? ये डाइवर्स हो जाती है। ये टकराने के बाद ये डाइवर्स हो जाती है, मतलब कि ऐसे रिफ्लेक्ट कर जाती है। और जब लेकिन इसको जब हम लोग इसके पाथ को पीछे एक्सटेंड करेंगे, पीछे फैलाते हुए जाएंगे, तो ये फोकस से पास होकर जाएगी। लेकिन आपको पता है कि इस इन्फिनिटी पे रखे हुए ऑब्जेक्ट की अगर मेरे को इमेज फॉर्मेशन करानी तो मेरे को दो रे पास करानी पड़ेगी। तो एक रे को मैंने पास कराया है इसके कहाँ से? सेंटर ऑफ कर्वेचर से। और सेंटर ऑफ कर्वेचर से अगर कोई लाइट रे वहाँ से आ रही है और इससे टकराने के बाद सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होकर जा रही है, हालांकि इसका जो रिफ्लेक्शन होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, अगर कोई लाइट रे आती है उसका जो रिफ्लेक्शन होता है वो उसी पाथ पे वापस हो जाता है। तो मैंने इसको ऐसे, यहाँ से कोई लाइट रे आई इन्फिनिटी मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर के लिए, और इसी पे वापस रिफ्लेक्ट हो जाएगी। और इसको जब मैंने आगे एक्सटेंड किया तो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होकर गई। अब जब इस रे को मैंने आगे एक्सटेंड किया तो ये यहाँ इस पॉइंट पे मीट कर रही है। इसका मतलब ये है कि जब कोई लाइट रे इन्फिनिटी पे रखा होगा तो उसका जो इमेज फॉर्मेशन होगा वो यहाँ पे आएगा। बात समझ पा रहे हैं? इसके लिए बी क्या कह रहा है कि when the object is placed anywhere between infinity and pole, anywhere between infinity and pole, यानी कि अगर कोई ऑब्जेक्ट पोल और इन्फिनिटी के बीच में रखा हो, अगर कोई ऑब्जेक्ट पोल और इन्फिनिटी के बीच में रखा हो, कहीं इन्फिनिटी है और ये पोल के बीच में रखा हो कहीं पर भी, एनीवेयर, तो कहाँ पे इमेज बनती है? समझते? ये ओ मतलब ऑब्जेक्ट ही इसकी हाइट है। आपको पता है लाइट रे ऐसे आएगी, इससे टकराएगी तो ऐसे डाइवर्स हो जाएगी, रिफ्लेक्ट करेगी, और इसको जब हम लोग आगे एक्सटेंड करेंगे तो फोकस से पास होकर जाएगी। ठीक है, फोकस से पास होकर जा रही है। फिर मैंने क्या किया कि एक इसी के यहाँ से एक लाइट रे कहाँ से पास कराई? सेंटर ऑफ कर्वेचर से। आपको मालूम है सेंटर ऑफ कर्वेचर से कोई लाइट रे जाती है तो उसी पाथ पे उसका रिफ्लेक्शन हो जाता है। और इसको मैंने जब आगे एक्सटेंड किया तो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर जाएगी। और जहाँ पे ये इसका रिफ्लेक्शन और इसका जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से लाइट रे गए, जहाँ मीट करेंगे दोनों के दोनों रे, वहीं पे क्या बन जाएगी? इस ऑब्जेक्ट की इमेज बन जाएगी। और ये दोनों के दोनों इमेज वर्चुअल इमेज हैं। आइए अब देखते हैं हम लोग मिरर फॉर्मूला एंड मैग्निफिकेशन के बारे में समझते हैं। जो ये मिरर फॉर्मूला होता है ये है क्या? मिरर फॉर्मूला, देयर इज अ रिलेशनशिप बिटवीन दीज थ्री क्वांटिटीज गिव्स बाय द मिरर फॉर्मूला विच इज एक्सप्रेस्ड एज। आपको पता है यहाँ पे तीन क्वांटिटीज होती हैं जो कि मिरर फॉर्मूले को एक्सप्रेस करती हैं, जो कि बनाती हैं। नंबर वन क्या है? एफ का मतलब होता है फोकस। एफ का मतलब क्या है? फोकस मतलब फोकल लेंथ। कहाँ से? पोल से। पोल से कितनी दूर पे फोकस है, मतलब फोकल लेंथ। वी का मतलब होता है इमेज डिस्टेंस। वी का मतलब है इमेज डिस्टेंस। एंड यू का मतलब है ऑब्जेक्ट। यू ऑब्जेक्ट को शो कर रहा है, यानी कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ठीक है, फ्रॉम द पोल। तो ये आपके सामने फॉर्मूला निकल के आता है 1/f इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u। ये आपको याद रखना है न्यूमेरिकल के लिए। ठीक है, 1/f इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u मिरर फॉर्मूला। इसमें जो ये f है वो क्या बताता है? वो फोकल लेंथ को बताता है, यानी कि पोल से और फोकस कितनी डिस्टेंस पे है। ठीक है, v मतलब इमेज डिस्टेंस फ्रॉम द पोल, पोल से। u का मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम द पोल। v और u में बहुत कंफ्यूजन होती है, ध्यान से देखिएगा। v ये स्मॉल v है जो कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को शो करती है, इमेज डिस्टेंस को शो करती है, और u का मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को शो करती है। लेकिन यहाँ पे अब आपको कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स ध्यान रखना, क्योंकि न्यूमेरिकल में बहुत सारी चीज़ों को अगर नहीं पता तो गलती होने के चांसेस रहते हैं। और यहाँ पे मैंने कुछ नोट लिखा हुआ है, बस इसको ज़्यादा समझना है। ठीक है, समझना है कहाँ पे कौन सा साइन लगता है। ये लिखा हुआ है, इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नोट दैट एफ यू एंड वी के लिए मस्ट बी यूज विथ प्रॉपर साइन, यानी कि हमें इसमें साइन भी पता होना चाहिए कि हमें किस मिरर के लिए एफ और यू और वी में क्या क्या साइन लगाना है। तो समझना, यू का मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज ऑलवेज नेगेटिव।
यानी कि जो u होगा वो हमेशा नेगेटिव होगा और जो f है वो भी कैसा साइन होगा, नेगेटिव। मतलब f के आगे नेगेटिव कर लेना है, ठीक है। अगर पॉजिटिव है तो नेगेटिव कर लेना है u एंड f के आगे। कब नेगेटिव करना है, जब आपको कॉनकेव मिरर का फॉर्मेशन दिया हो, यानी कॉनकेव मिरर हो तो उसमें u और f कैसा हो जाएगा, आपको आगे माइनस लगा लेना है, अदरवाइज आपका आंसर नहीं आ पाएगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखना साइन का। कॉनकेव के लिए u एंड f क्या हो जाते हैं, माइनस हो जाते हैं, और कॉन्वेक्स के लिए ये दोनों पॉजिटिव हो जाते हैं। तो आपको मिरर भी ध्यान रखना है, कौन सा मिरर दिया हुआ है तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग साइन का फॉर्मेशन करेंगे। कॉनकेव के लिए u एंड f माइनस रहेगा और कॉन्वेक्स के लिए u एंड f प्लस रहेगा। अब हम लोग देखते हैं मैग्निफिकेशन। पीछे हम लोग ने मिरर फॉर्मूला देखा था, ये है मैग्निफिकेशन। अगर मैग्निफिकेशन पूछा जाए तो हम लोग कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे और इसमें चीजें क्या क्या दे रखी हैं, कैसे दे रखी हैं। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है m। मैग्निफिकेशन तो हम लोग m, इसका जो m से इसको रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं मैग्निफिकेशन को, और इसका फॉर्मूला होता है, ये तीन फॉर्मूले हैं, ये अलग अलग है। यानी कि मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है h डैश अपन में h, एक फॉर्मूला होता है i अपन में o, एक फॉर्मूला होता है माइनस v अपन में u। इनका मतलब मैं समझाता हूँ क्या है। देखो h और i, ये जो h दे रखा है, जो i दे रखा है, मतलब ये h डैश दे रखा है। इस h डैश का मतलब ये कि इस ऑब्जेक्ट का साइज है। जैसे मान लीजिए ये मार्कर है तो इसका साइज क्या है, ये h डैश शो करेगा। मतलब समझ पा रहे हैं, साइज और हाइट ऑफ द इमेज, यानी कि i का मतलब इमेज है, तो जो भी इस ऑब्जेक्ट की, इस मार्कर की जो भी इमेज बनेगी तो उसकी क्या हाइट है, h डैश। तो हाइट ऑफ द इमेज, i का मतलब इमेज और h डैश का मतलब भी इमेज ही, मतलब हाइट ऑफ द इमेज। क्लियर है। h और o का मतलब है साइज या फिर हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, जो भी ऑब्जेक्ट की हाइट है वो h से शो होगा और o से शो होगा हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट या फिर जो साइज है ऑब्जेक्ट का। और h डैश और i हाइट ऑफ द इमेज या फिर साइज ऑफ द इमेज। लास्ट में ये माइनस v और u, यानी कि इनका जो एक फॉर्मूला मैंने ये बताया कि माइनस v और u, ये माइनस आप लोग ध्यान रखना, माइनस इंपॉर्टेंट है। ये v का मतलब है इमेज डिस्टेंस फ्रॉम द पोल और u का मतलब है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम द पोल। अगर आपको मैग्निफिकेशन निकालने वाला है तो ये माइनस रहेगा। v पता होना चाहिए यानी कि इमेज डिस्टेंस फ्रॉम द पोल, और u पता होना चाहिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम द पोल, और ये माइनस यहाँ पे रहेगा। आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट आ जाएगा मैग्निफिकेशन के लिए, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट ये होता क्या है समझते हैं। देखिए रिफ्लेक्शन एक दूसरी चीज है, वो मैंने पहले बता रखा है, ठीक है। मेरी फर्स्ट वीडियो में देखिएगा, उसमें मैंने समझाया हुआ है। ये है रिफ्लेक्शन, वो रिफ्लेक्शन है, रिफ्लेक्शन। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है समझते हैं। द फिनोमेनन ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट रे एट द बाउंड्री ऑफ टू मीडियम्स व्हेन इट गोज फ्रॉम वन मीडियम टू द अदर मीडियम। यानी कि रिफ्लेक्शन वही पॉसिबल है जहाँ पे दो मीडियम का होना जरूरी है। अगर दो मीडियम है, अगर लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है तो वहाँ पे रिफ्लेक्शन हो सकता है, ठीक है। समझना कैसे, मान लेते हैं कि यहाँ ये एयर है, ठीक है। जब लाइट एयर से पानी के अंदर जाती है, ठीक है, जैसे हमारे नदी है, नदी ऊपर, नदी के नीचे मतलब वाटर है, एक लेयर होगी, एक सरफेस होगी, जो नदी जो रिवर है सबसे ऊपर वाला लेयर है, वो मान लेते हैं एक बाउंड्री है जिसके ऊपर एयर वाला मीडियम, उसके नीचे पानी वाला मीडियम है, ठीक है, वाटर मीडियम है। तो लाइट ऊपर से एयर वाले मीडियम से जब पानी वाले मीडियम में जाएगी, जब दूसरे मीडियम जाती है, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में, तो दूसरा मीडियम कुछ भी हो सकता है, ठीक है। सेकंड मीडियम कुछ भी हो सकता है, वाटर में जा रही है, ग्लास में जा रही है, किस में जा रही है, ठीक है, किसी लिक्विड में जा रही है, कोई भी दूसरा मीडियम हो सकता है। लेकिन वहाँ पे दो मीडियम का होना जरूरी है। जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तभी रिफ्लेक्शन हो पाता है। तो मान लेते लाइट एयर से वाटर में जा रही है, तो वहाँ पे रिफ्लेक्शन पॉसिबल है। वो रिफ्लेक्शन क्या लाइट जब अंदर जाएगी लाइट, तो वो कैसे काम करता है, कैसे जाती है, उसको समझते हैं, तो वहाँ रिफ्लेक्शन होगा, ठीक है। यानी दो मीडियम, एक मीडियम से लाइट दूसरे मीडियम में जाती है तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कराता है। ये अब ये
लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है उसको समझते हैं, क्योंकि हमने लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ा है, वहां पे भी दो लॉ थे, यहाँ पे भी दो लॉ है, रिफ्लेक्शन में भी। तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है उसको समझते हैं। देखिए समझिएगा, ये P और Q एक बाउंड्री है, क्या समझिएगा, P और Q जो है एक बाउंड्री है, जिसके ऊपर मीडियम 1 है, मैंने एयर ले ली, कोई एयर वाला मीडियम, और इस बाउंड्री के नीचे मीडियम सेकंड, मीडियम फर्स्ट, मीडियम सेकंड, और ये वाटर वाला मीडियम है, इसके नीचे वाटर वाला मीडियम। तो लाइट मान लेते हैं ये आ रही है, और आने वाली लाइट को क्या बोला जाता है, इंसिडेंट रे। तो लाइट जब आएगी इस सरफेस पे, इस बाउंड्री पे जहाँ कहीं भी पॉइंट, मतलब जहाँ कहीं भी टकराएगी, तो वहाँ से हम लोग एक नॉर्मल ड्रॉ कर लेंगे, उसी पॉइंट पे एक नॉर्मल ड्रॉ कर लेंगे इसके परपेंडिकुलर बाउंड्री पे, और वो नॉर्मल कराती है। अब लाइट क्या होता है, जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है, एयर से डेंसर में जाती है, मतलब एयर वाले पार्ट को रेयर बोला जाता है और डेंसर वाटर वाले पार्ट को डेंसर बोला जाता है। एयर से रेयर में जाएगी, मतलब रेयर से डेंसर में जाएगी, तो क्या होगा समझना। तो ये लाइट यहाँ से आई, अब ये दूसरे मीडियम में जा रही है, तो एक्चुअली में ये ऐसे आ रही है, जाना तो इसको ऐसे था, इसका एक्चुअल बात तो ये है, लेकिन जब लाइट एयर से डेंसर में जाती है तो वो नॉर्मल से थोड़ा सा बेंड हो जाती है, थोड़ा सा नॉर्मल से दूर चली जाती है, ठीक है, नॉर्मल से दूर भाग जाती है। तो लाइट कैसे हो जाएगी, लाइट इधर चलेगी, मतलब नॉर्मल से थोड़ा सा दूर चलेगी, सॉरी ये नॉर्मल के थोड़ा सा करीब आ जाएगी। लाइट जो रिफ्लेक्ट करेगी वो नॉर्मल के करीब आती है, ठीक है, नॉर्मल के करीब आती है, बियॉन्ड द नॉर्मल, नॉर्मल के नजदीक आएगी। तो ये समझ पा रहे हैं मेरी बात, जब लाइट ये है, इसका एक्चुअल बात ये था, लेकिन इसने क्या किया, ये नॉर्मल की तरफ आ गई है, ठीक है, नॉर्मल की तरफ झुक गई है। तो लाइट जब एयर से डेंसर में जाती है, तो लाइट जो है डेंसर पार्ट में जाती है, तो नॉर्मल की तरफ थोड़ा सा झुक जाती है, यानी कि बियॉन्ड द नॉर्मल, नॉर्मल की तरफ थोड़ा सा झुक जाती है, बैंड जाती है। बात समझ पा रहे मेरी। तो अब यहाँ पे ये नॉर्मल साथ में जो इंसिडेंट एंगल बनाती है वो एंगल आई है, और जो ये बना रहा है ये एंगल आर है, नॉर्मल साथ में रिफ्लेक्शन एंगल, और ये है डेल्टा, क्या है, डेल्टा। समझ पा रहे हैं आप लोग। और ये जो कहलाता है ये एंगल ऑफ डेविएशन कहलाता है, और डेल्टा जो एंगल ऑफ डेविएशन निकालना होता है तो आई माइनस आर करके हम लोग निकाल सकते हैं। ये अगर आई माइनस आर करके हम लोग ये एंगल निकाल सकते हैं, क्योंकि जितना ये आई है उतना ये भी बराबर होगा, ठीक है। तो आई में से ये माइनस कर देंगे तो ये पता चल जाएगा हमें। अब इसके दो लॉज होते हैं, दो लॉज क्या है उसको समझते हैं, ध्यान समझिएगा। इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाई इन द सेम प्लेन, यानी कि जो इंसिडेंट रे है और जो रिफ्लेक्टेड रे है और जो नॉर्मल है, तीनों के तीनों लाई कहाँ कर रहे हैं, एक सेम पॉइंट पे कर रहे हैं या सेम प्लेस पे कर रहे हैं। समझ पा रहे हैं कि नहीं, ठीक है, ये फर्स्ट लॉ कहता है। सेकंड क्या कहता है समझते हैं। सेकंड कहता है द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट एंड साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ध्यान समझिएगा, ये जो इंसिडेंट एंगल है तो यहाँ पे एंगल ऑफ आई बना रहा है, इसको मानेंगे साइन ऑफ एंगल, और जो रिफ्लेक्शन के साथ में जो एंगल आर बना रहा है साइन ऑफ रिफ्लेक्शन, यानी कि साइन ऑफ आर constant which is known as the refractive index of the first medium with respect to the second medium. Second it is represented by mu, इसको बोलते हैं म्यू, ठीक है, इसको बोलते हैं म्यू। यानी कि इसका मतलब ये है, ध्यान समझिएगा, यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है म्यू 1 2 साइन आई अपॉन में साइन आर। ये म्यू के पहले जो ये 1 लिखा हुआ है, ये 1 ये बताता है कि लाइट कहाँ से आ रही है, और जो बाद में 2 लिखा हुआ है कि लाइट कहाँ पे जा रही है। ध्यान समझिएगा, ये जो 1 बता रहा है कि लाइट कहाँ से आ रही है, और सेकंड जो बाद में लिखा होता है वो बताता है लाइट कहाँ जा रही है। बात समझ पाए। अगर यहाँ पे 2 होता तो लाइट सेकंड वाले मीडियम से आ रही है, फर्स्ट वाले में जा रही है। 1 लिखा है तो मतलब फर्स्ट वाले मीडियम से आ रही है, सेकंड वाले में जा रही है। तो क्या होगा, साइन आई, जो भी वो आई जितना एंगल बनाएगा साइन आई अपॉन में साइन आर, ये फॉर्मूला होता है। बात समझ पाए, और ये कांस्टेंट है, क्लियर है।